हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी जेईई 2025 के बारे में और बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और साथ ही साथ जो है हमें पता चल चुका है कि अब हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, जिनमें हमें इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना है ना? और किस तरह से क्या-क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या हमारा ऐसा अप्रोच रहे जिससे कि हम इस एग्ज़ामिनेशन में अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। और भी कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि कहीं न कहीं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं और आपकी परफ़ॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके और आप अपने इस जो भी लास्ट में बचे हुए टाइम है, जो भी आपके पास समय है अब, आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एनएचपीसी के द्वारा ये बताया गया है कि इनका जो एग्ज़ाम है एनएचपीसी जेईई का, वो 29th ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्ट किया था या फिर आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, उसमें मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। क्योंकि हमेशा इससे पहले भी जब भी एनएचपीसी ने एग्ज़ाम कराया है, तो उसने 1 महीने के भीतर-भीतर जो है एग्ज़ाम करा लिया है। तो ओवरऑल जो है उनका जो टारगेट है वो यही रहता है कि आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? वो 1 महीने के बाद एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो जो है वैसा ही हुआ एंड 29th ऑफ अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बात करें कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास जो है, मैं काउंट करता हूँ, मैं आज का डेट नहीं ले रहा है इसमें, तो 17th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि हम जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कहीं न कहीं आप कल से लागू करने वाले हैं। तो 17th ऑफ अक्टूबर से हम लोग चालू कर रहे हैं एंड 28th ऑफ अक्टूबर तक हम लोग काउंट कर रहे हैं, बिकॉज़ उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे एंड 29th को आपको पहुँचना होगा सेंटर पे, है ना? बहुत लोग 28th को ही निकल जाएँगे, बिकॉज़ क्योंकि पीएसयू है तो बहुत लोगों के घर से दूर ही होंगे सेंटर, है ना? सो ओवरऑल जो है इस डेट के बीच में जो है आपके पास टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए और बहुत लोग तो आज से ही शुरू कर दिए होंगे। तो ओवरऑल जो है 10 डेज़ हैं आपके पास और इसमें अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, सेलिब्रेशंस हैं, तो उसको तो अभी हमने काउंट ही नहीं किया। बट ओवरऑल अगर कहें तो 10 डेज़ हैं, जिसमें आप जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने टाइम को और कुछ बेहतर कर सकते हो। बेसिकली बात करें सबसे पहले कि हमें इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अभी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग कोई ऐसा काम लेकर के बैठ जाते हैं जिससे आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला और पूरा टाइम जो है उसी में कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है और हम जो है सही काम नहीं कर पाते। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, बट हमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है? तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी से पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमें इन लास्ट 10 डेज़ में क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है। ठीक है? तो सबसे पहले बात करें तो हमें जो है, जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को ही गाइड करता हूँ। अगर आप किसी और ट्रेड से बिलॉन्ग करते हैं तो सो दैट, मतलब कि उस डोमेन का आप ले लेना, उस ट्रेड का। ठीक है? तो अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है बाय योर शॉर्ट नोट्स, हैंडबुक और एनीथिंग दैट यू फॉलो। ठीक है? तो आप जो है सिविल इंजीनियरिंग को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करेंगे, चाहे आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, चाहे आपके पास हैंडबुक हो, आप जो भी यूज़ करते हो उससे। ठीक है? फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है रीज़निंग की। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि 30 मार्क्स का जो है इसमें रीज़निंग भी आता है। उसके बाद आपको जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको इसके लास्ट मतलब अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। ठीक है? तो जीके जीएस को भी आपको जो है अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक जो मतलब मुझसे बहुत पहले से जुड़ चुके हैं, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, तो वो लोग मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो वो लोग मेक श्योर करें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और इससे होता ये है कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाता है और चीज़ें जो है और स्मूथ हो पाती हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप में जो है एक हेल्दी डिस्कशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आप जो है अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लोग करते हैं, वॉइस सेशन एंड वगैरह वगैरह। सो वो वहाँ पे होती हैं, तो आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात, और मैंने इससे पहले क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने जो है हमने बात की थी कि कौन से ऐसे मोस्ट प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए एनएचपीसी जेई के लिए, है ना। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, तो उसके हिसाब से जो है आप उस वीडियो को देख लेना एंड देन ओनली आप जो है सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज करना स्टार्ट करना, बिकॉज तब आपको पता होगा कि आपको आपका जो प्रायोरिटी है वो किस सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा है, एंड आप अकॉर्डिंगली जो है पढ़ाई कर पाओगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है मोस्ट वेटेज जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जिसमें जो है जो अच्छे वेटेज रखते हैं सब्जेक्ट, उनको आप कंप्लीट कर लोगे, जिससे एग्जामिनेशन में आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है, मैंने मोस्टली पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर आपसे पूरा हो पाता है तो वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस सीक्वेंस में पढ़ना कि आपका जो है एक बेहतर तरीके से, मतलब एक इस डायरेक्शन में पढ़ना कि आप आराम से गोल को अचीव कर लो, ठीक है। सो वो डायरेक्शन मैटर करती है। प्रैक्टिस करना है आपको, जीके जीएस के भी मैंने वीडियो बना के दिए थे आपको, वो आपको देख लेना है। मॉक टेस्ट देने हैं टेक्स्ट बुक पे, टोटल 5 मॉक टेस्ट है। उसको आप या तो एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर उसको सबमिट करके एनालिसिस कर सकते हैं, दोनों ही काम जो है बहुत बेहतर है। बट आई विल प्रेफर कि अब टाइम कम है, सो आप लोग जो है जो भी 5 मॉक टेस्ट हैं उनको आप सबमिट करेंगे और एनालिसिस करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपके पास पीवाईपीज़ भी हैं, 3 पीवाईपीज़ हैं, ठीक है, उनको भी आपको रिवाइज़ करना है। सो ओवरऑल ये 5 पॉइंट हैं, मतलब ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है इन 10 दिनों में अच्छे तरीके से, है ना? इनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिनके बारे में बात करें, तो आपको किसी भी तरह का जो है न्यू टॉपिक या फिर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, बिकॉज़ जो पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको रिवाइज़ करना है इन 10 दिनों में। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट लेके बैठते हो, तो ना आप उसको अच्छे तरीके से अकम्प्लिश कर पाओगे और ना ही जो है आप पिछला जो भी सब्जेक्ट है उसको आप रिवाइज़ कर पाओगे। सो ओवरऑल जो है ना, आप मतलब आप बीच में रह जाओगे, ना आप इस तरफ पहुँचे ना आप इस तरफ पहुँचे। सो आप लोग मेक श्योर करें कि आपने जो पढ़ रखा है पहले उसको 100% जो है रिवाइज़ करके कन्फर्म करें, एंड देन ओनली जो है आप अगर न्यू टॉपिक के लिए जाना चाहते हैं तो जाएँ। बट आई विल प्रेफर कि अब मत ही जाएँ तो बेहतर है। किसी भी तरह का ओवरथिंकिंग नहीं करना इस टाइम पे, डिप्रेशन में नहीं जाना कि कम समय है, ये चीज़ें बची हुई हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें हेल्प आउट नहीं करने वाली, कहीं न कहीं आपका टाइम ही वेस्ट करने वाली। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको एक्शन लेना है, सोचना नहीं है इस टाइम पे। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट से या फिर किसी भी टॉपिक से आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है या फिर स्टक नहीं होना है कि हाँ मुझे ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से, या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक आपसे नहीं आ रहा, ठीक है, स्टक हो गया आपसे, आप उसमें फंस गए, तो आपको लेके नहीं बैठना है कि नहीं लेके बैठ जाएं और करते रहें दिन भर, आपने समय उसमें बर्बाद कर दिया, ये नहीं करना। अगर एक टॉपिक है और आपको नहीं आ रहा है, देन उसको जाने दो और बाकी की चीज़ें कंप्लीट कर लो, ताकि बाकी चीज़ें एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, एंड देन जो चीज़ बची हुई है उसके लिए आप जो है, अगर आपके पास समय बचता है तो आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको रट लो भाई, क्योंकि एट द एंड मैटर ये करता है कि आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो आप उसको रट सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, है ना? तो ये सब बातें हुई कि भाई क्या-क्या हमें करना है। 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी की बात करें, तो भाई आपको इन 10 डेज़ में, यानी कि इन 10 दिनों में आपको 10 सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, 5 मॉक और 3 पीवाईपी, यानी कि टोटल 8 जो है 8 पेपर्स आप कह सकते हैं कि 8 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। 20 से 25 जीके जीएस के टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको बताए थे, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है और रीज़निंग की प्रैक्टिस करना है। और ये आप इन 10 दिनों में किस तरह से अकॉम्प्लिश करेंगे, इसके लिए भी जो है मैंने चीज़ें सॉर्ट आउट करके रखी हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमसे जुड़ना है, पार्टिसिपेट करना है अपनी हमारे साथ अपनी इस प्रिपरेशन में और सिलेक्शन को लेना है, ठीक है? तो बात करें कि आप अपने जो डेली रूटीन है वो किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रीजनिंग में आप रोज़ 30 मिनट्स देंगे, जीकेजीएस में 1.5 आवर्स देंगे रिवीजन के पर्पज़ के लिए, ठीक है? रोज़ दो टॉपिक करेंगे तो 10 दिनों में हमारा 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड हम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। मॉक या पीवाईपी की बात करें तो वैसे तो आपको 3 घंटे मिलते हैं टेस्ट में, बट वो 3 घंटे जो है मतलब ज़्यादा ही होते हैं। आप पहले ही मतलब बैठ जाते होंगे, तो 2 घंटे हमें लगते हैं करीब-करीब जो है मॉक वो कंप्लीट करने में, क्योंकि 200 क्वेश्चंस ही होते हैं और एनालिसिस भी करना है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 3 घंटे लग जाएँगे, ठीक है? मॉक या पीवाईपी करने में। और एक बढ़िया प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस मॉक और पीवाईपी में साथ-साथ जीके-जीएस और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस कर ही लेंगे कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये पोर्शन भी जो है कहीं न कहीं कंप्लीट हो रहा है इसी 3 घंटे में, और बाकी तो आप इसको अलग
सेपरेटली कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको उसके बाद नोट्स पढ़ने हैं। आपको 10 दिन बचे हैं और सिविल इंजीनियरिंग के जो 10 मोस्ट प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट होंगे एज सीक्वेंस वाइज हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो है करीब 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। ओवरऑल काउंट करूँ मैं तो कहीं ना कहीं ये काउंट करके आपका 10 से 11 घंटा हो जाएगा, है ना। तो आपको 10 से 11 घंटे देने हैं इन 10 दिनों में, सो डैट कि आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर पाओ, बिकॉज सिलेक्शन लेना है एंड सिलेक्शन लेना इज़ नॉट अ केक वॉक, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है क्या बोलते हैं चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर पाएंगे एंड सिलेक्शन को गारंटीड कर पाएंगे। एज यू ऑल नो कि एनएचपीसी ने डाटा भी रिलीज़ किया है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, एंड आप वहाँ पे देखे होंगे कि हाँ भाई अच्छे खासे जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस गए हैं, ठीक है। अब मोस्ट प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट के लिए आप वो वीडियो देख लेना प्रीवियस वाला, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में जो है उस वीडियो का भी आ जाएगा, आप देख सकते हो, या फिर आप वीडियो चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, नो इश्यूज़, ऊपर ही होगा बिकॉज कुछ ही दिन हुए डाले हुए, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये चीज़ें अकॉम्प्लिश कैसे करनी है, बिकॉज ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट होता है ना कि कब कौन सा कैसे करना है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें। आप बस सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हम रोज़ यहाँ पे डेली टास्क देते हैं, इससे पहले भी देते हुए आए हैं, एंड आज से एक और मॉडिफिकेशन लग जाएगा, क्योंकि आज से हम लोग मतलब आज तक हमारा टारगेट एनएचपीसी एसएससी डीडीए जेई चल रहा था, जिसमें हम 3 एग्ज़ाम्स को एक साथ लेकर के चल रहे थे, सो डैट कि तीनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ चले। बट कुछ दिन बचे हुए एनएचपीसी के लिए, तो उन दोस्तों के लिए हम लोग जो लास्ट ये 10 डेज़ हैं उनको कहीं ना कहीं फोकस्ड कर देंगे एनएचपीसी जेई के अकॉर्डिंग। और जो दोस्त एसएससी या डीडीए के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज एट द एंड है तो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम ही एंड जेई लेवल का ही एग्जाम है, सो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और हेल्पफुल होगी। और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बात को समझें कि अगर आप जो लोग मतलब एप्लीकेशन नहीं फिल किए हैं इसके लिए, जो नहीं देने वाले, उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा सोच के चलें कि आपको भी 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम देना है, ठीक है? और उसी सेम प्रेशर में, उसी चीज़ में जो है प्रिपेयर करें, बिकॉज़ इस प्रेशर में अगर आप प्रिपेयर करेंगे, ऐसा सोच के प्रिपेयर करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहली बात, आप भी पुश करोगे, ठीक है? उन्हीं दोस्तों के साथ आप भी पुश करोगे और कहीं न कहीं आप भी अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए एक पहले से और अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, है ना? आपको वो चीज़ जो है, क्योंकि आपको भी ये टाइम फेस करना पड़ेगा, या तो आप एसएससी या डीडीए एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फेस करनी ही करनी है ना? तो क्यों ना अभी से करके और हम लोग जो है बेहतर कर लें अपने आप को। सो ये चीज़ आप लोग करना, ज़रूर करना, और आई होप कि आप लोग करेंगे। जो दोस्त मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली करेंगे, जो दोस्त नए हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है। तो आप लोग जुड़ सकते हो हमसे, और रोज़ मैं आपको टास्क दे दिया करूँगा, ठीक है? अकॉर्डिंगली सेट करके, और आपको वो चीज़ें जो है बस अकॉम्प्लिश करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है आपको, वहाँ पे आपको जो है जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है? बात करें सिलेक्शन के अप्रोच की, यानी कि क्या कुछ ऐसे अप्रोच हैं, ठीक है? मतलब कैसे हम जो है अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम किस अप्रोच से पढ़ें कि हमें जो है हमें लगे कि हाँ, हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए दोस्त आपको कुछ नहीं करना, आप इतना जानें, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो फंडामेंटल्स पे आ रहे हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं कि हाँ, आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का कि हाँ, क्या पूछा, क्या है, क्या चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? जो आपको पता ही होना चाहिए एज़ एन इंजीनियर, ठीक है? अगर आपको स्लैम्प वैल्यू नहीं पता, अगर आपको टेस्ट नहीं पता, आपको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता, तो वो चीज़ जो है फंडामेंटल्स में काउंट होती है, और वो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। तो पहली बात ये कि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप जो है उस अप्रोच से करें कि हाँ, मैं जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लूँ। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है बड़ी-बड़ी फ़ॉर्मूलाज़ को, बड़े-बड़े चीज़ों को जो है लेके बैठ जाते हैं, और छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलाज़ को तो छोटा समझ के छोड़ देते हैं, और उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और हम लोग जो है एग्ज़ाम में उस चीज़ को लैक आउट कर जाते हैं। फिर वही बात में हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम मतलब पेपर तो ईज़ी था बट हमसे हो नहीं पाया, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना? सर्वे में भी आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ी गलतियाँ होती हैं उनके अकर होने का पॉसिबिलिटी कम होता है, और जो छोटी गलतियाँ होती हैं उनको हम लोग जो है ज़्यादा अकरेंस का पॉसिबिलिटी होता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, जस्ट बिकॉज़ कि हम लोग को लगता है कि वो छोटी गलती है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं इसमें, असर्शन एंड रीज़निंग के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो उस
पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेके चलना है चीज़ों को। क्वेश्चंस की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, वो 30% ईजी होता है, 50 to 60% मीडियम होता है और 10 to 20% हार्ड होता है। सो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप इन दोनों क्राइटेरियाज को जो है कमांड कर पाओ, आप ईजी और मीडियम क्वेश्चन को कर पाओ। हार्ड क्वेश्चन तो वैसे भी किसी को नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप जो है बेहतर कर पाओगे एग्जामिनेशन में, और गारंटीड है कि आप सिलेक्शन भी ले लोगे, ठीक है। बात करते हैं, अच्छा इसके बाद मैं जल्द ही जीके जीएस के वीडियो भी लाऊंगा, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको हम लोग क्लियर आउट करेंगे जल्द ही, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाएं चैनल से, और स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।